नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। माता पिता बनना हर दंपति की चाहत होती है, पर शादी के सालों बाद भी जब संतान ना हो तो ऐसे में कई घरों में तनाव का माहौल बन जाता है। कई बार तो दंपति में डिप्रेशन के हालात भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के समय में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि अब इनफर्टिलिटी से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोका सुपर स्पेशलिटी वुमेन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ए सुरेश कुमार। डॉक्टर सुरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर सुरेश, आज हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में एक विकल्प के तौर पर उभरा है आईवीएफ, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कई केसेस ऐसे हैं जिसमें एक बार दो बार कई बार ट्राई करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पाती है। क्या कारण ऐसा देखते हैं आप कि आईवीएफ सफल नहीं हो पाता? एक्चुअली ये बात सही नहीं है कि आईवीएफ सफल नहीं हो रहा है, बिकॉज हम नेचुरली यदि लेंगे तो नेचुरली प्रेगनेंसी में 29.1% 29.1% लोगों को पहले, जैसे कि कोई नया शादीशुदा होता है और उसके बाद बच्चा होने का संभावना ओनली 29.1% ही है, जबकि हम आईवीएफ में कम से कम 50 से 60% इजीली सक्सेस दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकली यदि हम सोचेंगे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ एक जिम्मेदार और बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से लोगों को बच्चे हो रहे हैं। लेकिन जिसका नहीं होता है उनको ऐसा लगता है जो ये कारगर नहीं है, इसे सक्सेस नहीं हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ये सच नहीं है, क्योंकि यदि कोई नया शादीशुदा व्यक्ति है उसको 29% ही चांसेस रहता है बच्चा होने का, जबकि हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये 50 से 60% चांसेस रहता है सक्सेस होने का। जी डॉक्टर साहब, क्या एज भी मैटर करती है कि इसकी जो सक्सेस रेट है आईवीएफ की सक्सेस रेट, वो क्या एज भी मैटर करती है, या कौन कौन सी चीजें ऐसी जरूरी है जिस पर यह समझा जाए कि आईवीएफ सक्सेस होगा? क्राइटेरिया क्या क्या है? आईवीएफ सक्सेस होने के लिए पहले तो कोई भी महिला का गर्भाशय ठीक होना चाहिए। गर्भनलिका का तो ज्यादा वजूद नहीं है, एक अंडाशय ठीक होना चाहिए, और पुरुष का शुक्राणु का ठीक होना जरूरी है। इसके साथ साथ महिला का हार्मोन्स एवं उनको कुछ इन्फेक्शन, पुरुष और स्त्री को इन्फेक्शंस नहीं होना चाहिए, तब आईवीएफ कारगर होने का चांसेस बढ़ जाता है। जी, चूंकि आईवीएफ के तरफ जो दंपति जाते हैं डॉक्टर साहब, वो तमाम सारे ट्रीटमेंट कर लेने के बाद उनके पास में यही एक विकल्प होता है कि अब वो आईवीएफ का सहारा लेते हैं। लेकिन आईवीएफ जो है आज के समय में ये देखा जाए कि थोड़ी सी महंगी भी है, और अगर एक बार सक्सेस नहीं होता है तो थोड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ता है और मानसिक तनाव भी होता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, डेफिनेटली आईवीएफ ट्रीटमेंट जितना आज के तारीख में जब नया जब शुरू हुआ था तब इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। अभी ट्रीटमेंट कॉस्ट में काफ़ी कमी आई है, और आईवीएफ ट्रीटमेंट यदि सपोज किसी का एक दफ़े विफल हो जाता है तो इसको निराश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कम से कम 3 से 5 दफ़े वो ट्राई कर सकता है। और उसमें जो भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक या आईवीएफ क्लिनिक आजकल इतने जागरूक हैं और लोगों का सेवा करने की दृष्टि से मैंने देखा है, हमारे फ्रेंड्स लोगों को भी देखा है, सभी काफी कम करने के लिए, कोई जैसे पहले दफे उनका जो भी चार्जेस रहता है, सेकंड दफे विदाउट टेकिंग एनी प्रॉफिट्स, हॉस्पिटल का प्रॉफिट नहीं होते हुए वो लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनको कराते हैं। और मैंने ये भी देखा है, जो हमारे मद्रास में या कलकत्ता में या बॉम्बे में जो डॉक्टर्स लोगों हैं जिन्होंने उनकी इनफर्टिलिटी से शिकार हुए हैं, बोलने से वो लोगों इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हुए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्पेशलिस्ट होते हुए भी उनको आईवीएफ की में सक्सेस नहीं हुआ है। तो वो 1 दफे 2 दफे 3 दफे हैं, भाई ये 1 दफे 2 दफे में नहीं हुआ, 3rd दफे में हुआ। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आए हैं, 3rd टाइम 4th टाइम में सक्सेस हुए हैं। अभी आज भी एक पेशेंट मेरे पास आई थी जिसका 2 दफे कहीं बाहर कराए थे, सक्सेस नहीं हुआ, 3rd दफे सक्सेस हुआ।
क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट बोलते हैं इसको हम लोगों, एक दफे नहीं होगा तो सेकंड दफे होता है, और उसमें डॉक्टर का भी काफी बड़ा रोल है, उसमें पैसा कम कर देना चाहिए मेरी राय में, और पेशेंट को सक्सेस कराने में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिनका आईवीएफ अगर एक बार दो बार सफल नहीं हुआ, जो मरीज विफल हो जाते हैं, ऐसे मरीजों के लिए आगे उनका ट्रीटमेंट सफल हो सके, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जो भी मरीज सक्सेस नहीं होते हैं उसको जो वर्तमान देखने वाले जो डॉक्टर हैं वो काफी जागरूक होना चाहिए, एवं पेशेंट को भी काफी हौसला बढ़ाना चाहिए उन लोगों को। एवं जैसे यूट्रस है, हमारे गर्भाशय में यदि गोला है या सपोज उसका कोई मस्सा है, ये सबको ठीक करना चाहिए। और जैसे कि अंडाशय में EMH की कमी हो गई तो अंडाशय को ठीक कराने के लिए कोशिश, पीसीओडी है, ये सब पीसीओडी जिसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं हम लोग, अंडाशय का, यूट्रस का जैसे मस्सा है, चिपकाहट है या गोला है, वो सबको ठीक करने से पहले जांच करना चाहिए। जांच करके एक आइडिया हो जाना चाहिए उनको, हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी करके जांच करके जान जाना चाहिए ये प्रॉब्लम है। यदि कोई आइडिया स्पेशलिस्ट ये सब नहीं करके यदि कर दिया पहले दफे सबको, ऐसा तो होता नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाता है, मैंने देखा है, तो उसको पूरा जांच पड़ताल करके उसको सब ठीक करने के बाद ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्टेप लेना चाहिए, तो उसमें इस टाइप का सरप्राइज नहीं आएगा। तो इसलिए उनको ये सब में काफी ध्यान देना चाहिए और फिर करना चाहिए। फिर हमारे भारतवर्ष में और एक बहुत बड़ा एक समस्या है जो कि हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा डिजीज है जो कि एंडोमेट्रियम को इफेक्ट करता है, फैलोपियन ट्यूब्स को इफेक्ट करता है। सो जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, पड़ताल करते हैं गर्भाशय का, उस समय एक बायोप्सी लेना चाहिए और जान जाना चाहिए इसको ट्यूबरकुलोसिस है क्या। यदि ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जाना चाहिए और डॉक्टर भी उसको लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा जल्दीबाजी में यदि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे तो सक्सेस नहीं होने के चांसेस बढ़ जाता है। ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब, क्योंकि सारा ध्यान आईवीएफ की तरफ ही रहता है, लेकिन अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या टीबी है या दूसरे अंडाणु में कोई समस्या है, तो आईवीएफ में जाने से पहले दंपति को ये तय करना होगा कि ये जितनी भी तकलीफें हैं या यूट्रस से रिलेटेड या दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है, इन्फेक्शन है, इनका ट्रीटमेंट करके पहले इन्हें क्योर करने की जरूरत होगी, शायद ये कह रहे हैं आप। पर्टिकुलर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक तो हार्मोनल बैलेंस आ जाना चाहिए, हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों को इन्फेक्शन, पुरुष स्त्री दोनों का इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहिए, तब सक्सेस रेट बढ़ता है। ठीक है, महिलाओं के लिए तो हमने बात की डॉक्टर साहब, लेकिन आज का समय ऐसा है कि अगर संतान नहीं होती है तो पति पत्नी दोनों को ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या इनफर्टिलिटी के लिए पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं, और अगर होते हैं तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं? या डेफिनेटली पुरुष तो जिम्मेदार है ही। एक भारतवर्ष का विडंबना है जो कि हम पुरुष प्रधान देश होते हुए कोई भी गलत होता है घर में तो स्त्री को ही बदनाम करने के लिए या उसको ही सोचते हैं इसी के दोष के कारण हुआ है। ये सरासर गलत बात है, क्योंकि 50% तो पुरुष के कारण के लिए ही बच्चे नहीं होते हैं। तो उसमें काफी ध्यान, एक तो आजकल जिस हिसाब से उनका खान पान या वो जो भी रहन सहन है, जो भी बातें हैं, ये सब देखा गया है, जो मैक्सिमम तो पुरुष की साइड से ही मिस्टेक्स होते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट आजकल आ गया है, और जैसे कि हम लोगों ने DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करके जान जाते हैं पुरुष का शुक्राणु में कमी है या कमी है, तो उसका भी DNA लेवल कैसा है जिसकी वजह से बच्चे नहीं रुक रहे हैं क्या। मैक्सिमम केसेस से पुरुष का ही समस्या ज्यादा होता है, इसके बावजूद पुरुष स्त्री दोनों इनफर्टिलिटी क्लिनिक को विजिट नहीं करते हैं। ये एक पार्टनर ओरिएंटेड ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक कपल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। इसलिए कोई फ्रेंड के साथ, कोई ननद के साथ स्त्री को दोनों ही इनफर्टिलिटी क्लिनिक को विजिट करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संतान दोनों की जिम्मेदारी है, इसके लिए दोनों जिम्मेदार भी हैं। तो हॉस्पिटल जाकर कम से कम जांच पति पत्नी दोनों को करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर आज के समय में बहुत सारे कारण पर हम चर्चा कर रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों की ही, लेकिन आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, लेट मैरिज का चलन हो गया है, अल्कोहल बहुत ज्यादा है या दूसरे एडिक्शन भी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, तो क्या ये सब भी जिम्मेदार होता है क्या इनफर्टिलिटी के लिए? Definitely, particularly cigarette smoking is very much harmful
ये बहुत सभी लोगों को समझना चाहिए। आजकल तो लेडीज लोगों ने भी स्मोकिंग करते हुए देखा गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। आज यदि सपोज लेडीज को प्रेगनेंसी आ जाती है और सिगरेट स्मोकिंग करता है तो ग्रोथ रिटार्डेशन जैसे प्रॉब्लम आती है, बच्चे का जितना बनावट वगैरह जो ठीक होना चाहिए होता नहीं है, बच्चा विकलांग होने के भी चांसेस वगैरह रहते हैं। तो हमको महिला का तो हमारे भारतवर्ष में फिर भी बहुत ही कंट्रोल है, लेकिन पुरुष बहुत ही ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग, और आजकल का मैं देखता हूँ ये हुक्का और पान भी चालू हो गया है पफ वगैरह में। तो ये एक सोचनीय बात है, और मेरे हिसाब से इसको रोक करना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए, या कुछ स्टेप लेना चाहिए सरकार को। इस समय शुरुआत हुई थी आईवीएफ की, तो लोगों के मन में टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर ही एक अजीब सा सवाल था कि क्या ये सामान्य होगा या नहीं होगा, या सामान्य बच्चों की तरह आगे विकास इसका होगा या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी थी। लेकिन आज के समय में आप देखिए, तब से लेकर आज अगर 20 साल की हम बात करते हैं तो काफी चेंजेस आ गए हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, सक्सेस रेट बढ़ी है। कितना बदलाव देखा आपने? क्या उस समय ऐसे भी सिचुएशन है जो लोग, मैंने देखा है लोगों सुसाइड करते हुए भी देखा है। देखिए क्योंकि एक ट्रीटमेंट कराने आती थी और उसको देखा गया, जो उस लोगों को लगता था सक्सेस ही नहीं होगा, और घर में जो ताने वाने मारते थे। तो उसमें एक दो केसेस मैंने ऐसे भी सुना है जो कि सुसाइड भी किए हैं। वर्तमान टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा आगे बढ़ा, जो कि फर्स्ट पैट्रिक स्टेप्टो एडवर्ड जब स्टार्ट किए थे उस समय 6.6% सक्सेस रेट था, अब 66% की बात कर रहे हैं हम लोग। तो काफी बदलाव में ये योगदान हुआ। इक्सी, मैंने पहले इक्सी आईवीएफ, फिर आईओआई लाया, इक्सी लाया, फिर उसके बाद हम लोग अभी काफी नया टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसके बदौलत काफी लोगों का सक्सेस रेट बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, आईवीएफ को लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं। और उसमें ये जो सोचने की बात थी कि मेरा बच्चा है नहीं है, मेरा शुक्राणु है या नहीं है, मेरा अंडाणु है या नहीं है, ये सब बातें भी नहीं आ रही है, लोग जानने लग गए हैं। और बहुत इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया का, जो कि सबको समझाने लग गए हैं, और वो बार बार देख के, टेलीविजन देख के ये समझने लग गए हैं कि ये बहुत अच्छा कारगर पद्धति है। और ये तो खाली हमारे भारतवर्ष की बात नहीं है, ये नोबेल प्राइज देने के टाइम में भी वो लोग सोचे 30 इयर्स के बाद ही रॉबर्ट एडवर्ड को नोबेल प्राइज मिला, जबकि 1978 में फर्स्ट टेस्ट में भी जन्म हो चुका था, लेकिन उनको जो नोबेल प्राइज मिला 2010 में मिला। तो इसको देखते हुए लोगों का संदेहास्पद स्थिति में तो था ये पद्धति, लेकिन जब देखे इसमें काफी लोगों का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इससे समाज में भी बदलाव आया। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आता है तो उपचार तो करता है वो फिजिकली, लेकिन समाज का भी नजरिया बदला। एक समय में ऐसा था कि जिस महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको एक समय के बाद में छोड़ दिया जाता था, उसकी दूसरी शादी हो जाती थी, उसको जिम्मेदार ठहराया जाता था। उसमें भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जी डेफिनेटली सामाजिक बदलाव भी होता है ट्रीटमेंट से, मानते हैं आप? होता है। डिफरेंट कोर्ट ऑफ लॉ में भी वो लोग आजकल कोई भी स्त्री को यदि सपोज बच्चे नहीं होते हैं, कोर्ट भी बोलता है जाओ आईवीएफ कराओ, या आईवीएफ में फेल होता है 2, 3, 4 बार, देन ओनली दे एक्सेप्ट डिवोर्स। अदरवाइज वो लोग डिवोर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली हम बोल सकते हैं जो इसमें काफी समाज में बदलाव आया है। जी डॉक्टर साहब, एक तो आजकल जो एक मुख्य कारण है वो ये है कि यंग जनरेशन देर से शादी करती है। देर से शादी करने के बाद में एक लंबा इंतजार, फिर कई जगह पर ट्रीटमेंट, ये सारा हो जाने के बाद जब ऑप्शन आईवीएफ का आता है तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। ऐसे में आईवीएफ कितनी बार एक दंपत्ति ट्राई कर सकता है? डेफिनेटली ये सोचने वाली बात है। जो हमने 25 इयर्स जो पहले हमारे भारतवर्ष में था, अभी पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर आपका संन्यास, 25 साल बटा था, वो बहुत अच्छा सिस्टम था। अब मेरे को 25 साल के पास आसपास सबको शादी कर लेना चाहिए, पुरुष को, स्त्री को 21 इयर्स तक शादी कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, डेफिनेटली ये सब प्रॉब्लम आएंगी। और यदि किसी को आईवीएफ कराना है तो मैक्सिमम 3 to 5 टाइम्स डेफिनेटली दे कैन ट्राई। ऐसा कुछ बात नहीं है जो ट्राई नहीं कर सकते वो लोग। डॉक्टर साहब, कोई भी ट्रीटमेंट अगर सक्सेस नहीं होता है तो निराशा होती है, और खास करके जब आप संतान चाह रहे हैं और आपके घर में बच्चे ना हो तो पति पत्नी दोनों में ही निराशा होती है। और जब आप आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो एक डिप्रेशन जैसा भी होता है। आपको लगता है कि सकारात्मक या नकारात्मक सोच का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है क्या?
डेफिनेटली मैं तो पूरा सबको रेकमेंड करता हूँ। एक आप भी जानते होंगे, आप इतना इंटेलिजेंट हैं, तो सीक्रेट बोल के एक किताब है जिसको रहस्य बोल के किताब एक आता है, हिंदी अनुवाद है उसका, एक वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सेलर। मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, यू स्टडी द सीक्रेट में ये दिखाया गया है आप जैसे सोचोगे वैसे पाओगे। तो मैंने भी पढ़ा पहले वो किताब को, अभी मेरे सभी इन्फर्टिलिटी केस को मैं रेकमेंड करता हूँ ये किताब पढ़ो फिर मेरे पास आना। और उसको पढ़ने के बाद मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का माइंड सेट चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोगों को लगता है होगा नहीं होगा, जब वो किताब पढ़ लेते हैं उसके बाद उनका माइंड सेट चेंज हो जाता है। और हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसी भी बातें हैं जिसमें आपका हम ईश्वर के प्रति भी एक अनुराग रखना चाहिए कि साइंस अपनी जगह में ठीक है कि आज भी हम लोग 100% अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारे साइंस तो अपनी जगह में है, इसके साथ साथ ईश्वर को प्रार्थना करते हुए यदि हम ट्रीटमेंट कराएंगे, जो कि लोगों को ये बात किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता मेरे बात, लेकिन मैंने जो देखा है तो वैसा यदि किए तो पॉजिटिव थिंकिंग आता है, सकारात्मक थिंकिंग का बहुत ही बड़ा रोल है इन पर ट्रीटमेंट सक्सेस होने में। जैसे आज कोरोना में देखिए, कोरोना में यदि एक आदमी सोचेगा मैं मर जाऊंगा तो बहुत लोगों का हादसा होने का चांसेस भी मैंने बहुत लोगों को देखा है। एक साल एक आदमी घर से निकले नहीं है, लेकिन उसके मन में नकारात्मक के साथ चीज आ जाता है तो उनका डेथ होते हुए मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, और या वो लोगों का बहुत सारी समस्या आते हुए देखा है। तो सकारात्मक सोच का वैल्यू तो सभी आयाम समाज में, सभी आयाम में, सभी क्षेत्र में परिलक्षित होता है जी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल अब ये होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि शहरों की अगर हम बात करें, मेट्रो सिटीज की बात करें, एजुकेटेड दंपति की हम बात करते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी समझते हैं, ट्रीटमेंट समझते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ पर आज भी ग्रामीण लोगों की बहुलता है, यहाँ पर किस तरीके का माहौल आप IVF को लेकर देखते हैं? डेफिनेटली जो आपने पहले प्रश्न किया था, जो पहले और आपने काफी अंतर आया है, लोग समझने लग गए हैं। वो आपको लोग टेस्टी बेबी तो नहीं बोलते, बेबी ट्यूब बोलते हुए मैं सुना हूँ, और सब समझने लग गए और लोग करा रहे हैं और काफी सक्सेस भी हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ इज क्वाइट एक्सेप्टिंग द प्रोसीजर, मैं ऐसा बोलूंगा। बिल्कुल। सुझाव मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि क्या ऐसा खास समय होता है जिस समय अगर आप संतान चाह रहे हैं तो आपको अलर्ट होना चाहिए? ऐसे दंपत्ति जिनको कई सालों से बच्चे नहीं हैं, उनके लिए कोई सुझाव आप देना चाहें? मैं तो ये कहना चाहूंगा एज एन इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, फर्स्ट IVF स्पेशलिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, ये कहना चाहूंगा जैसे किसको बुखार आता है, किसी खांसी आता है, या और छोटा मोटा कुछ बीमारी आता है तो जाके डॉक्टर को सलाह करते हैं वो लोग। वैसे ही इन्फर्टिलिटी यदि किसको 1 साल 2 साल तक नहीं सक्सेस होता है तो लोगों डेफिनेटली पति पत्नी दोनों इसको अदरवाइज नहीं लेके, कोई मन में भावना नहीं लेके जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि काफी इन्फर्टिलिटी क्लिनिक वगैरह इरप्ट हो रहे हैं, और इसलिए जाके दिखाना चाहिए, जांच करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है छोटा मोटा जांच करने से ही पता चल जाता है इसका ये खराबी है, तो उसका इलाज कराने में हम बहुत जल्दीबाजी में हम लोग सुंदर से इलाज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनका सक्सेस रेट भी बढ़ेगा। तो मेरे को नहीं लग रहा है किसको निराश होना चाहिए, डेफिनेटली उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए और डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, जांच का किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे बड़ा रोल होता है। आपको ये लगता है कि क्या कोई दंपत्ति जब आपके पास फर्स्ट टाइम आता है तो महिला और पुरुष दोनों की ही कौन कौन सी ऐसी जांच है प्रमुख तौर पर जिसको वो कराने के बाद उनको ये पता चल जाता है कि मेरे अंदर में ये कमी है या नहीं है, और कमी है तो इसका फिर आगे इलाज क्या होगा? फर्स्ट टेस्ट टू बी रिकमेंडेड इज सीमेन टेस्ट। पुरुष का सीमेन को पहले देखना चाहिए, धातु परीक्षण पहले होना चाहिए। तो धातु में यदि 0 है तो बच्चा कैसे होगा, या धातु में यदि कमी है तो उसको ट्रीटमेंट करते। पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेस्ट है सीमेन टेस्ट, और स्त्री में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेस्ट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। ये दोनों टेस्ट करने से हम काफी चीज जान जाते हैं, गर्भाशय के बारे में जान जाते हैं, अंडाशय के बारे में जान जाते हैं, एवं शुक्राणु के बारे में जान जाते हैं। खाली एक ही चीज बचता है, वो ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, वो हम एक्सरे से जान सकते हैं। तो पहला टेस्ट जो है धातु टेस्ट, पुरुष को टेस्ट कराना चाहिए, एवं स्त्री का अल्ट्रासोनोग्राफी, एवं अंडान का टेस्ट कोई सोनोग्राफी से पता चल जाता है, और एक HSG या एक्सरे कराना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, काफी अहम जानकारी आपने दी। मुझे लगता है कि जिन दंपति की संतान नहीं है उनके लिए ये जानकारी काफी मददगार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक यू मैडम, थैंक यू।